नमस्कार। अदम एकेडमी का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। अपन संविधान के बारे में जो डिस्कस कर रहे थे उसी के संदर्भ में अपन आगे बढ़ते हैं और आज अपना जो डिस्कस करने का जो टॉपिक रहेगा वो है प्रायम्बल यानी उद्देशिका, जिसको अपन प्रस्तावना भी कह सकते हैं। प्रस्तावना संविधान का एक ऐसा भाग होता है जो एक तरह से जिस तरह से मनुष्य को जीवित रहने के लिए उसके हृदय की आवश्यकता होती है, उसको समझने के लिए वो चीज जरूरी होती है, वैसे ही संविधान का अगर मूल भाग, मुख्य भाग कहा जाए तो प्रस्तावना ही होती है। और प्रस्तावना जिसका जब निर्माण किया गया था तो संविधान वक्ताओं ने ये बात रखी गई कि संविधान है उसका जो मूल भाव है वो प्रस्तावना में निहित है, यानी प्रस्तावना है एक संविधान का हृदय के रूप में माना जा सकता है, कहा जा सकता है। अगर अपन इसकी बात देखें तो अमेरिका के संविधान में प्रस्तावना है वो सम्मिलित थी और उसी से अपने देश में है वो, या उसी के विचारों से अपने देश में है वो प्रस्तावना में संविधान में है प्रस्तावना है वो सम्मिलित की गई है। तो देखते हैं, एक नजर डालते हैं अपने प्रस्तावना पर। यह है अपने भारत के संविधान की प्रस्तावना, जिसको अपन उद्देशिका भी कह सकते हैं, प्रायम्बल भी कह सकते हैं। इसमें कहा है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, प्रभुत्व का मतलब होता है एक सर्वेसर्वा, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों यानी सभी भारतीयों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात की गई है। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, साथ ही प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए इन सभी में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता, भातृत्व भाव बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्ग 6 शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मापित करते हैं। हम का मतलब है कि भारत के सभी नागरिकों से संविधान सभा के जो सदस्य थे 284, उन्होंने हस्ताक्षर करके, यानी सभी भारत के लोगों का प्रतिनिधि था, तो उन्होंने इसको स्वीकार किया गया और कहा कि हम संपूर्ण प्रभुत्व है, यानी ऐसा देश बनाने जा रहे हैं जिसका प्रभुत्व है वो कहीं न कहीं बना हुआ है, एक राष्ट्र का जो निर्माण करने वाला है, मजबूत राष्ट्र का निर्माण करने वाला है, वो सब प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र है। समाजवाद की बात की गई, समाजवाद यानी सभी भारत के लोग एक समाजवाद की विचारधारा से है। पंथ निरपेक्ष, भारत का कोई भी धर्म नहीं है, कोई भी ऐसा विशेष नहीं है, यहाँ सभी लोग हैं वो स्वतंत्र हैं, किसी भी धर्म को मान सकते हैं, किसी भी विचारधारा को अपना सकते हैं, तो वही संकल्पना है वो पंथ निरपेक्ष कहलाती है। लोकतांत्रिक की विचारधारा होती है, जैसे कि अब्राहम लिंकन ने कहा है, जनता के लिए और जनता के द्वारा चुना हुआ शासन प्रतिनिधि होता है वो लोकतांत्रिक कहलाता है। तो लोकतांत्रिक गणराज्य है वो भारत है, और उसको एक ऐसा बनाने के लिए सभी नागरिक हैं वो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, अपने न्याय की संकल्पना है वो 3 तरह से की है। एक तो की है सामाजिक न्याय, एक की है आर्थिक न्याय, और एक बात की है राजनीतिक न्याय की बात की गई है। ये 3 न्याय की बात की गई है। सामाजिक न्याय का मतलब होता है भारत का प्रत्येक नागरिक सामाजिक रूप से समान है, वो किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी वर्ग, कहीं से भी है वो एक तरह से समान है, उसमें कहीं पर भी किसी भी तरह की ऊंच और नीच की भाव है वो बात नहीं की जाती। सामाजिक रूप से सभी है वो समान है, चाहे वो आम से आम हो और खास से खास हो, सभी है वो एक तरह से समान माने जाएंगे। अगर बात करते हैं आर्थिकता की, तो आर्थिक रूप से भी कानूनन आर्थिक रूप से सभी भारत के नागरिकों को समान है, चाहे उसके पास पूंजी कितनी भी हो, कितना भी वो संपन्न हो, या एक आम नागरिक हो, कितना भी वो गरीब से गरीब घर से संबंधित हो, वो आर्थिक रूप से एक तरह से भारत का न्याय, भारत का संविधान, भारत की न्यायपालिका उसके साथ किसी भी तरह का है वो मतभेद नहीं करेगी। आर्थिकता की बात और राजनीतिकता की बात करते हैं तो भारत के प्रत्येक नागरिक को राजनीतिक रूप से
समानता का अधिकार दिया गया है, वो राजनीतिक गतिविधियों में भाग ले सकता है, अपना प्रतिनिधि को वोट दे सकता है, स्वयं किसी दल का सदस्य बन के वो प्रतिनिधि के रूप में उम्मीदवारी जता सकता है। सभी के लिए समानता की बात है, कोई भी ऐसा व्यक्ति है वो उसके खिलाफ ऐसी बात नहीं की जा सकती। और सभी को एक व्यक्ति एक वोट का अधिकार है, एक व्यक्ति एक वोट का अधिकार सभी को है। ऐसा नहीं कि कोई व्यक्ति धर्मांध है तो उसको 2 वोट देने का अधिकार, ऐसा नहीं है। तो वो है अपना राजनीतिक अधिकार। फिर अपन बात करते हैं स्वतंत्रता की। तो भारत के नागरिकों को स्वतंत्रता का अधिकार दे रखा है। स्वतंत्रता है वो विचारों की है, अभिव्यक्ति की है, बोलने की है, संघ की है, संघ में सम्मिलित होने की है, भ्रमण की है। तो इस तरह से है वो स्वतंत्र है। साथ ही अलग अलग जगह से प्रतिष्ठा और अवसर जो होते हैं उस अवसर में भी समानता की बात की गई है आर्टिकल 16 के संदर्भ में, कि भारत का जो प्रत्येक नागरिक है वो अवसर के रूप में एक तरह से समान है, किसी तरह की उस पर बात नहीं है। ठीक है। और इन सभी चीजों में राष्ट्र की एकता है वो बनी रहे, एकता की बात की है, और अखंड रहे राष्ट्र, उसके कोई टुकड़े नहीं होना चाहिए। उस सभी चीजों को एक सुनिश्चित करने के लिए बंधुता का भाव, भातृत्व भाव की बात की गई है यहाँ पर, उसको बढ़ाने के लिए इस संविधान सभा में आज 26 नवंबर 1950 को अपना संविधान है वो लगभग बनकर तैयार हो गया था। तो उसी दिन संविधान सभा के लोगों ने इसको अंगीकृत कर दिया, यानी भारत के लोगों ने, भारत की जनता ने भारत को अंगीकृत यानी स्वीकार, अपने अंग से स्वीकार किया गया है। अधिनियमित यानी हमने स्वयं धारण कर लिया है, इसको ओढ़ लिया है, हम इसकी विचारधाराओं के अंदर चले गए हैं। और साथ ही आत्मा अर्पित यानी हमने इसकी अपनी आत्मा से इसको स्वीकार कर दिया गया है। इस तरह से भारतीय संविधान को है तो भारत की जनता ने इसको क्या कर दिया, स्वीकार कर दिया। इसके बारे में एक व्यक्ति है जिसका नाम है N.K. पालकीवाला। N.K. पालकीवाला, और N.K. पालकीवाला ने संविधान को परिचय पत्र के रूप में बात की गई है कि यह संविधान का एक तरह से क्या है, परिचय पत्र है। संविधान का परिचय पत्र कहा है कि संविधान का इंट्रोडक्शन है, परिचय पत्र है, संविधान का परिचय पत्र कहा गया है। तो ये प्रश्न यहां से बनता है कि संविधान का परिचय पत्र किसे कहा गया है। तो संविधान का परिचय पत्र क्या गया है, उद्देशिका को, प्रस्तावना को या प्राइम्बल को, किसी भी को ये बात एक ही है। और ये कहने वाला शख्स जो है, कहने वाला जो व्यक्ति है उसका नाम है N.K. पालकीवाला। ठीक है। अब सबसे पहले जो प्रस्तावना की बात की गई तो अमेरिका में की गई थी और वहीं से कहते हैं, और कई जगह इसको भूमिका शब्द से भी जोड़ा जाता है कि संविधान की भूमिका है। तो अगर इसको भूमिका कहेंगे तो भी कोई अतिशयोक्ति वाली बात नहीं है, इसको भूमिका भी कहा जा सकता है कि संविधान की भूमिका के रूप में भी है वो रहती है। अब अपने जो भारत का जो संविधान में प्रस्तावना जो ली गई है वो 1928 में एक नेहरू रिपोर्ट पेश की गई थी। उस नेहरू रिपोर्ट के अंश भी मान सकते हैं, उसके आधार पर भी मान सकते हैं। यानी 1928 में जो नेहरू रिपोर्ट थी उस रिपोर्ट के आधार पर भी इसका है वो निर्माण किया गया है। रिपोर्ट के आधार पर प्रस्तावना का रूपरेखा बनी हुई है। तो जो अपनी भारत की प्रस्तावना है भारत के संविधान की वो 1928 में नेहरू रिपोर्ट जो थी उस नेहरू रिपोर्ट की प्रस्तावना पर या प्रस्ताव पर आधारित है, इस तरह से कह सकते हैं। और इसमें अब एक कहते हैं कि आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है और आवश्यकता के अनुसार इसमें परिवर्तन किया जा सकता है। तो एक अपना भारत में एक संविधान संशोधन हुआ था, वो संविधान संशोधन का क्रम की अगर बात करूं तो वो तो 42वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन। और ये जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था, संविधान संशोधन, ये 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में। और इसी संविधान संशोधन में बहुत सारा परिवर्तन हुआ था। इस तरह से इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जा सकता है। और इसके द्वारा संविधान की प्रस्तावना में 3 शब्दों का समावेश किया गया था। वो 3 शब्द है वो जोड़े गए थे। वो शब्द कौन कौन से उस पर अपन बात करते हैं, देखते हैं। जिसमें है एक तो अपना है वो समाजवाद, इसमें 3 शब्द है वो जोड़े गए हैं। उस शब्द में देखते हैं, एक तो अपना है समाजवादी। ये समाजवाद जो शब्द है वो एक ये पंथ निरपेक्षता और एक है लोकतांत्रिक गणराज्य, या ये कह सकते हैं कि समाजवाद पंथ निरपेक्षता के से एक नया शब्द जोड़ा गया था वो है अखंडता। इन 3 शब्द जोड़े गए हैं
42वें संविधान संशोधन के बाद में वो शब्द जोड़े गए हैं समाजवाद, समाजवाद कह सकते हो या समाजवादी भी कह सकते हो इसको, ये समाजवादी। ये 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत जोड़े गए थे। और उसके बाद एक जोड़ा गया था पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष, और एक इससे पहले जो था शब्द वो है धर्म निरपेक्ष था, और एक शब्द जोड़ा गया अखंडता। तो इन तीनों शब्दों का जो समावेश है वो 42वें संविधान संशोधन के तहत किया गया था, और 3 शब्द है जोड़े गए थे। समाजवाद यानी सामाजिक रूप से भारत है वो समान है, समाजवादी है। पंथ निरपेक्ष, कोई भी व्यक्ति, भारत का कोई भी नागरिक किसी भी धर्म को स्वीकार कर सकता है, किसी भी पंथ पर चल सकता है, किसी भी पंथ की विचारधारा पर चल सकता है। जैसा कि अपने को देखने को आते हैं कहीं ऐसे हिंदू लोग जो होते हैं वो दूसरे जो धर्म होते हैं उन धर्म के विचारों से भी वो प्रभावित हो सकते हैं, या दूसरे धर्म वाले भी है वो हिंदू धर्म से विचारों से प्रभावित हो सकते हैं। तो इन्हीं विचारधारा को पंथ निरपेक्ष नाम से जाना जा सकता है। तो भारत का संविधान इसके संदर्भ में कतई भी है वो पक्ष या विपक्ष की भूमिका में नहीं रहता है, वो अपने आप को लेकर इसमें क्या है स्वतंत्र मिला रहता है। अखंडता, पूरा भारत एक है, उसका कोई भी भाग है वो अलग नहीं हो सकता और अलग होने की कोशिश भी नहीं की जा सकती है, यह है अखंडता की श्रेणी में आता रहता है। तो ये सारे जो शब्द हैं वो इसी 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा है वो जोड़े गए थे। परीक्षा में कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा कितने शब्द जोड़े गए, तो 3 शब्द जोड़े गए थे हैं। शब्द है समाजवाद या समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और है अखंडता। इस तरह से बात की जाती है। और इसमें न्याय की बात की गई है, तो न्याय है वो सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय की बात करते हैं। अब हम देखते हैं कि सामाजिक न्याय क्या है। जो सामाजिक न्याय की बात की जाती है तो सामाजिक न्याय क्या है, तो सामाजिक न्याय ये कहती है कि भारत का नागरिक किसी भी जाति, धर्म, वर्ण, विचार, लिंग इन सभी के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। जाति, विचार, वर्ण और लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं। भारत का नागरिक जाति, विचार, वर्ण, लिंग के आधार पर किसी तरह का भेदभाव नहीं किया जा सकता है, वो है अपना सामाजिक न्याय। सॉरी। अब आर्थिक न्याय की बात करते हैं। आर्थिक न्याय क्या है, तो आर्थिकता के आधार पर किसी भी व्यक्ति से कोई भी भेदभाव नहीं किया जा सकता, गरीब अमीर। भारत का कानून सभी के लिए है वो समान है, पैसों के दम पे या नहीं होने के दम पे कानून है वो भेदभाव नहीं करेगा। तो कानूनी समानता है इसमें। और वैसे भी संपत्ति के अधिकार को अगर अपन देखा जाए तो कानूनी अधिकार पहले मौलिक अधिकार था, वर्तमान में इसको कानूनी अधिकार के रूप में इसको जगह दी गई है, और ये संपत्ति का अधिकार है वो कानूनी अधिकार माना जा सकता है। फिर बात करते हैं राजनीतिक न्याय। तो राजनीतिक न्याय में भी वही बात है कि भारत का नागरिक प्रत्येक राजनीतिक क्षेत्र में भाग ले सकता है, वोट दे सकता है, अपने विचार रख सकता है। गरीबी अमेरिका इसमें कोई दोहरापन नहीं की जा सकती है। तो इस तरह से भी, और कहीं न कहीं अगर अपन देखें कि इन तीनों शब्दों का जो समावेश जो हुआ है वो 1917 में क्रांति हुई थी जिसका नाम है रूस की क्रांति, और रूसी क्रांति से प्रभावित है। और अगर इसमें एक शब्द आते हैं बंधुत्व का, या अपन कह सकते हैं भातृत्वता की बात करते हैं, तो ये जो शब्द हैं वो कहीं की फ्रांस की क्रांति से प्रभावित हैं, फ्रांस से है वो लिए गए हैं, फ्रांस की क्रांति की विचारधारा पर दी गई जाती है। हालांकि अपने स्वतंत्रता की बात की जाती है, स्वतंत्रता एक सकारात्मकता की अभिव्यक्ति नहीं होती, वो नकारात्मकता के विषय में माना जाता है, क्योंकि स्वतंत्रता है वो देश के अगेंस्ट में दी जाती है, नागरिकों को दी जाती है। तो इसको अपन एक नकारात्मकता के रूप में माना जा सकता है। और इस तरह से अपने उद्देशिका में एक प्रस्तावना की जो है वो बात की गई है। नेक्स्ट, अब कभी कभी क्या होता है कि प्रश्न पूछा जाता है इस प्रस्तावना के संदर्भ में कि प्रस्तावना क्या है, क्या चीज नहीं है। तो अगर अपन देखते हैं तो एक तो है वो एन के पालकीवाला ने कहा है कि प्रस्तावना एक है वो परिचय पत्र है, ये पूछा कई बार जाता है। इसके अलावा भी हम बात करते हैं तो एक व्यक्ति है जिसका नाम है कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी, जिसको अपन कह सकते हैं के एन मुंशी।
अब के एम मुंशी साहब ये कहते हैं, के एम मुंशी साहब ये कहते हैं कि जो ये प्रस्तावना है वो संपूर्ण लोकतांत्रिक गणराज्य का एक तरह से भविष्य फल है। संपूर्ण लोकतांत्रिक गणराज्य का भविष्य फल है, यानी पूरे गणतंत्र का एक भविष्य के संदर्भ में बात करती है, तो ये भविष्य फल की बात की जाती है। तो लोकतांत्रिक गणराज्य का भविष्य फल है ये, लोकतांत्रिक गणराज्य का भविष्य फल, भविष्य फल। जैसे किसी परिवार में संतान की उत्पत्ति हो जाती है और वो बच्चा आगे जाकर क्या करेगा, किस रूप में उसका जो है वो भविष्य निर्मित होगा, तो उन सभी चीजों के लिए पंडित से जो कुंडली बनवाई जाती है। इसी तरह से किसी भी देश की व्यवस्था को समझना है तो पूरे संविधान को न समझ के प्रस्तावना को भी समझ लिया जाता है, तो प्रस्तावना भी अपने भविष्य फल को बता देती है कि देश है वो कौन सी दिशा और दशा के संदर्भ में जाना जा रहा है। एक व्यक्ति पंडित ठाकुरदास भार्गव, पंडित ठाकुर दास भार्गव। अब पंडित ठाकुरदास भार्गव ये कहते हैं कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का सबसे सम्मानित भाग है, यानी इतना सम्मानित है कि इसको सम्मान देना मतलब पूरे संविधान को सम्मान देना है, यानी ये सबसे सम्मानित भाग है, सबसे सम्मानित भाग है। तो सम्मानित भाग के रूप में अगर देखा जाए तो पंडित ठाकुरदास भार्गव की बात की जाती है। और इसी बात को लेके पंडित ठाकुरदास ने कहा है कि संविधान है वो कुंजी है, संविधान है वो एक आत्मा है। तो आत्मा और कुंजी ये दो शब्द भी हैं वो पंडित ठाकुरदास भार्गव ने ही उपयोग में लाए। इन्होंने ही बताया कि ये जो है वो संविधान की कुंजी है, संविधान की आत्मा है। अब इस पर देखें कि प्रस्तावना पर कोर्ट में है वो डिबेट भी हुए हैं, और वो डिबेट किस तरह से हुए तो उसको भी हम बात कर सकते हैं कि प्रस्तावना के संदर्भ में न्यायालय में एक विवाद भी मामला रहा था, और वो रहा था 1960 में, एक बेरूबाड़ी का मामला रहा था, बेरूबाड़ी और संघ का मामला था। और उसमें न्यायपालिका ने ये कहा था कि प्रस्तावना है वो मन का अभाव है, मन की कुंजी है, या ये कह सकते हैं संविधान निर्माताओं के मन की कुंजी है। और ये बात हुई थी बेरूबाड़ी वाद में। तो इसको अपन समझने के दृष्टिकोण से कह सकते हैं संविधान के भाग के रूप में न्यायपालिका का अस्तित्व, न्यायपालिका का प्रस्तावना के संदर्भ में तथ्य कह सकते हैं। जो एक पहला ही वाद आता है जिसको हम कह सकते हैं बेरूबाड़ी संघ मामला, बेरूबाड़ी संघ मामला। और ये जो मामला है वो 1960 का माना जाता है, 1960 की बात आती है। और इसमें उच्चतम न्यायालय ने कहा कि जो संविधान है या ये जो प्रस्तावना है वो संविधान निर्माताओं के मन का भाव है, मन की कुंजी है। संविधान निर्माताओं के मन का भाव है, मन का भाव प्रस्तावना है। यानी प्रस्तावना को कहा कि ये मन का भाव है, जो संविधान के निर्माता जो थे उन्होंने निर्मित किया उसके मन का भाव है, ये संविधान का भाग नहीं हो सकता, ये संविधान का भाग नहीं हो सकता है। तो न्यायमूर्ति थे गजेंद्र गढ़कर, और गजेंद्र गढ़कर ने कहा कि संविधान का भाग नहीं हो सकता। न्यायमूर्ति गजेंद्र गढ़कर, और गजेंद्र गढ़कर साहब ने कहा कि ये मन का भाग है, संविधान का भाग नहीं है। प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है।
बेरूबाड़ी संघ मामला 1960 में हुआ था, तो उसमें न्यायपालिका ने यही कहा कि संविधान निर्माताओं के मन का भाव है, ये संविधान का भाग नहीं है। और ऐसा कहने वाला जो व्यक्ति था, जो न्यायमूर्ति के रूप में था, उनका नाम आ जाता है गजेंद्र गढ़कर। तो गजेंद्र गढ़कर साहब ने यही बात कही गई थी। नेक्स्ट देखते हैं कि ऐसा ही मामला हुआ था केशवानंद भारती बनाम केरल भाग। दूसरा वाद अगर अपन देखते हैं तो बहुत ही प्रसिद्ध रहा है, संविधान के संदर्भ में बार बार इसका जिक्र होता है, केशवानंद भारती बनाम केरल, केशवानंद भारती बनाम केरल। तो उसमें ये कहा गया है कि प्रस्तावना है वो संविधान का भाग है, बिल्कुल उन्होंने बोला। यानी पहले बेरूबाड़ी में तो कहा था कि भाग नहीं है, लेकिन केशवानंद भारती वाद जो हुआ था 1973 में, उसमें उन्होंने कहा कि संविधान का भाग है। केशवानंद भारती बनाम भारतीवाद, ठीक है, ये हुआ था 1973 और केरल सरकार के बीच में था। और इसमें कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग है, प्रस्तावना संविधान का भाग है। तो ये इस तरह से वापस जो फैसला था बेरूबाड़ी वाद जो मामला था उसको पलट के तो ये कहा गया कि संविधान का ये भाग है। फिर उसके बाद एक और मामला हुआ था LIC ऑफ इंडिया का, तीसरा मामला हुआ था LIC ऑफ इंडिया का। और इस मामले में कहा है कि संविधान का एक आंतरिक भाग है, प्रस्तावना है वो संविधान का क्या है, आंतरिक भाग है। और ये मामला हुआ था 1995 की बात है। प्रस्तावना संविधान का आंतरिक भाग है। और इस तरह से प्रस्तावना पर जो मतभेद हुए, प्रस्तावना पर जो डिबेट हुई वो तीन तरह से हुई थी। बेरूबाड़ी वाद यूपी सरकार के संदर्भ में था 1960 में, और उन्होंने कहा कि संविधान निर्माताओं के मन का भाव है, मन का विचार है, संविधान का भाग नहीं है। और ये न्यायमूर्ति गजेंद्र गढ़कर साहब ने कहा था। उसके बाद केशवानंद भारती बनाम केरल सरकार के बीच में एक मामला आया था 1973 में, और उसमें यह कहा कि प्रस्तावना है वो संविधान का भाग है। उसके बाद एक और वाद आया था LIC बनाम सरकार के बीच में 1995 में, 1995 में, और उसमें भी कहा गया कि प्रस्तावना है वो संविधान का एक आंतरिक भाग है। इस तरह से प्रस्तावना को संविधान का हिस्सा माना जाता है, और तब से लेकर अब तक प्रस्तावना को संविधान का एक भाग के रूप में माना जाता है। और इसमें केवल और केवल एक बार संशोधन हुए हैं, जो कि पहले बता चुका हूं। पहली एक बार हुए थे, वो 42वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत हुआ था। संविधान संशोधन 1976 के द्वारा हुआ था, और केवल एक बार ही संशोधन हुआ के द्वारा, एक बार संशोधन हुआ। केवल एक बार ही संशोधन हुआ था, और जिसमें 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। इस तरह से 3 शब्दों का है वो समावेश हुआ। 3 शब्द जोड़े, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। और ये परीक्षा में कई बार पूछा जाता है, तो इसको अपने को ध्यान रखना, 3 शब्दों का है वो समावेश किया गया था। इस तरह से प्रस्तावना में है वो सारा का सारा है वो परिवर्तन हुआ था, और प्रस्तावना को अपन समझ सकते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि आगे क्या रहता है। तो आगे अपन बात करते हैं प्रस्तावना के इसी क्रम में, तो इसके भाग की बात करते हैं। और भाग जो पहला होता है संघ और उसका क्षेत्र। संविधान में 22 भाग थे, उसमें पहले भाग की बात करते हैं, भाग फर्स्ट। अब भाग फर्स्ट में अगर अपन देखते हैं तो ये नाम व सीमा के संदर्भ में माना जाता है। इसका क्षेत्र कौन कौन सा है, तो उसको अपन देखते हैं, संघ व उसका क्षेत्र। और इसमें अगर अनुच्छेद की बात करते हैं तो अनुच्छेद
1 से लेकर अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक इसके अंतर्गत आते हैं। यानी भाग 1 संघ व उसका क्षेत्र, और उसमें अनुच्छेदों की संख्या बोली जाती है, तो एक वो उसका एक वो 4 ही आते रहते हैं, 1 2 3 और 4। तो अनुच्छेद 1 ये कहता है कि भारत अर्थात इंडिया, अनुच्छेद 1, और ये कहता है भारत अर्थात इंडिया। अभी आपने देखा होगा कि इंडिया शब्द पर बहुत ही ज्यादा है वो डिबेट भी चल रही थी, क्योंकि कुछ लोगों ने, विपक्ष की पार्टियों ने मिलकर एक गठबंधन कर दिया, उस गठबंधन का नाम भी इंडिया है। तो ये काफी विवादों में भी रहा है, सुर्खियों में भी रहा है। लेकिन यहाँ पर उसकी बात करने करके ये कह सकते हैं कि संविधान के अनुच्छेद 1 में कहा है कि भारत, भारत का मतलब है इंडिया, इंडिया, भारत, भारत, इंडिया दोनों है वो शब्द है वो एक ही माना जा सकता है। और इसमें ये बात कही कि राज्यों का संघ होगा। किसका संघ होगा? राज्यों का। ये राज्यों का संघ है, ये राज्यों का क्या है? संघ है। अब कौन कौन से राज्य? तो भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश वर्तमान में है। इन सभी का एक तरह से क्या है? ये संघ माना जाता है। और इसमें 3 श्रेणियां मानी जाती हैं। राज्यों के राज्य क्षेत्र, इसमें 3 श्रेणियां हैं, वो सम्मिलित मानी जाती हैं। या इसको अपन इस तरह से समझ सकते हैं कि इसमें 3 श्रेणियां हैं, 3 कैटेगरी कह सकते हैं, श्रेणियां कह सकते हैं। और उसमें यह है कि राज्यों के राज्य क्षेत्र, राज्यों के यहां मतलब यानी देश, देश की बात है, राज्यों के राज्य क्षेत्र, जैसे भारत और भारत के बीच में स्थित, भारत में स्थित प्रांत, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, हरियाणा, तो ये सारे के सारे इस तरह से है। तो उसी के संदर्भ में बात है, राज्यों के राज्य क्षेत्र के संदर्भ में बात आती है, वही सारे इसके माने जाते हैं। फिर आता है संघ राज्य क्षेत्र, जिसको अपन केंद्र शासित प्रदेश भी कह सकते हैं। संघ राज्य क्षेत्र, और भारत में संघ राज्य क्षेत्र की बात करें तो वर्तमान में इनकी संख्या कितनी है? 8। जैसे कि दिल्ली हो गया, पुदुचेरी हो गया, चंडीगढ़ हो गया, ठीक है, लद्दाख हो गया। तो इस तरह से संघ राज्य क्षेत्रों की बात की जा सकती है, वो भी इसके भाग ही माने जाते हैं। और उसके बाद कुछ ऐसे प्रदेश जो समय समय पर भारत सरकार उनको अधिग्रहित कर देती है, अधिग्रहित भाग, अधिग्रहित भाग, जैसे कि मान लीजिए भारत ने पाकिस्तान पर कब्जा कर लिया, और कब्जा करने के बाद जो भाग अपना अधिकृत होगा वो अधिकृत भाग कहलाएगा। तो ऐसे जो भाग जो बाद में अधिकृत किए जा सकते, वो सारे के सारे भारत क्षेत्र में आ जाएंगे हैं। अर्थात अपन बात करते हैं आर्टिकल 1 की। यानी आर्टिकल 1 कहता है कि इंडिया, इंडिया इज भारत, भारत, भारत है वो राज्यों का क्या है? संघ है। तो कौन कौन से राज्य होंगे? तो ऐसे राज्य जिसका जो भी 28 राज्य है, तो उन सभी 28 राज्य वो संदर्भ में बात की गई है। और उसके बाद कही जाती है संघ राज्य क्षेत्र, या कह सकते हैं केंद्र शासित प्रदेश, तो वो सारे के सारे इसमें माने जाते हैं। केंद्र शासित प्रदेश वो भी भारत में सम्मिलित माने जाते हैं। और भारत के द्वारा कोई अधिराज्यित किया जाता है, किसी राज्य को अपने अंतर्गत किया जाता है, वो भी इसी का हिस्सा माना जाता है। और ये आर्टिकल 1 से संबंधित माने जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं आर्टिकल 2 की। तो आर्टिकल 2 ये कहता है कि भारत है वो अपने अंदर या अपने क्षेत्र के अंदर नए राज्य का प्रवेश या नए राज्य की स्थापना कर सकता है, या ये कह सकते हैं संसद या विधि द्वारा नए राज्यों का निर्माण किया जा सकता है। जैसे कि जो राज्य है, 2 राज्यों से मिलकर एक तीसरे राज्य का निर्माण किया जा सकता है। एक बड़े राज्य है, उसको तोड़कर भी 2 राज्यों का निर्माण किया जा सकता है। तो वो है अपना अनुच्छेद 2, दूसरा अनुच्छेद 2। संसद या विधि द्वारा, संसद या विधि द्वारा नए राज्य का निर्माण, संसद या विधि द्वारा नए राज्य का निर्माण, यानी संसद को ऐसा लग रहा है कि भारत का कोई ऐसा राज्य, ऐसा स्थान जो जनसंख्या की दृष्टिकोण से या क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से
बहुत ही बड़ा फैलाव क्षेत्र में है और उसको विकास करने में कहीं इनकी समस्या आ रही है या विकास करने के दृष्टिकोण से उसको 2 भाग में बांटना है, तो ऐसे 2 भागों में बांट जा सकते हैं। और ऐसे कोई भी विधेयक जब कभी भी सदन में रखे जाते हैं तो उसकी राष्ट्रपति की अनुमति बहुत ही आवश्यक होती है। राष्ट्रपति की अनुमति से ही उन ऐसे विधेयकों को है वो रखा जा सकता है। तीसरा, नए राज्य का निर्माण या परिवर्तन। जैसे जो भी राज्य है उसमें भी परिवर्तन किया जा सकता है। नए राज्य का निर्माण या परिवर्तन, नए राज्य का निर्माण या परिवर्तन। नए राज्य का निर्माण इन 2 राज्यों से मिलकर एक नए राज्य का निर्माण किया जा सकता है, या एक ही राज्य को तोड़ के दूसरे राज्य का निर्माण किया जा सकता है, या वर्तमान जो भी राज्य है और उसमें कोई भी चेंजेस है वो किया जा सकता है, या इसके नाम में परिवर्तन किया जा सकता है। तो इस तरह से जो भी परिवर्तन किए जाते हैं वो आर्टिकल 3 से संबंधित माने जाते हैं। अनुच्छेद 3 इसके लिए बारे में बात कर सकते हैं। और आर्टिकल 4 ये कहता है, अनुच्छेद 4 ये कह रहा है कि अनुच्छेद 2 व 3 इन दोनों में कोई भी परिवर्तन करना है तो उस कानून के संदर्भ में संशोधन किया जा सकता है। यानी जो 4 है वो 2 और 3 की बात कर रहा है। अनुच्छेद 2 व अनुच्छेद 3 के अंतर्गत कानूनी संशोधन की बात आती है तो आर्टिकल 4 लागू हो जाता है। यानी समझने का मतलब यह है या कहने का मतलब तात्पर्य यह कह सकते हैं अपन कि आर्टिकल 2 के अंदर कह सकते हैं कि विधि द्वारा या संसद के द्वारा नई राज्य का निर्माण किया जा सकता है। वो निर्माण किस रूप में होगा और उसमें कोई नियम में बदलाव करना है तो आर्टिकल 4 का है वो सपोर्ट लिया जा सकता है। और अगर आर्टिकल 3 के तहत बात की जाती है कि किसी भी राज्य का नए राज्य का निर्माण किया जा सकता है, किसी नए राज्य का नाम है वो परिवर्तित किया जा सकता है, नाम में संशोधन किया जा सकता है, या किसी राज्य को है विलोपित भी किया जा सकता है और उसके संदर्भ में कोई कानून बनाना है तो अनुच्छेद 4 के तहत उसमें संशोधन है वो किया जा सकता है। अब अगर राज्यों की अगर बात करें तो राज्यों के संदर्भ में अपन देखते हैं कि कोई भी राज्य का कोई परिवर्तित करना है, चाहे वो नाम परिवर्तित करना है या नए राज्य का निर्माण करना है या जो नए राज्य बने हुए हैं उसको मिला के एक को खत्म करना है, तो इन संबंधित कोई भी अध्यादेश जारी करना है या कोई बात रखनी है तो परमिशन है वो राष्ट्रपति से लेनी पड़ती है। यानी कह सकते हैं कि राष्ट्रपति से पूर्व अनुमति जरूरी है। राष्ट्रपति से पूर्व अनुमति, और पूर्व अनुमति के बाद ही ऐसे विधेयक को संसद के समक्ष रखा जा सकता है। अन्यथा ऐसे विधेयक सीधे तौर पर किसी भी एमएलए एमपी के द्वारा है वो रखे नहीं जा सकते हैं। इस तरह की स्थिति बन जाती है। तो इसी के लिए क्या जाता है कि विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ, ये बात बन जाती है। और अगर राज्यों के संदर्भ की बात देखी जाती है तो भारत के आजाद होने के समय की बात कर सकते हैं तो उस समय भारत में लगभग 552 रियासत हुआ करती थी। और 552 जो रियासतें थी उस रियासतों के संदर्भ में जब देश के स्वतंत्रता अधिनियम लागू किया गया था और उसमें यह बात कही गई थी कि कोई भी रियासत चाहे वो भारत में सम्मिलित हो या पाकिस्तान में सम्मिलित हो सकती हैं और चाहे तो वो स्वतंत्र रह सकते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू और इन नेताओं के प्रयास के संदर्भ में देखा जाए तो लगभग 549 रियासतें एक थी, लेकिन 3 रियासतें हैं उन्होंने अपना डिसीजन है वो बदल दिया। तो और 3 रियासतों में थी, एक थी हैदराबाद, एक अपनी आ जाती है जूनागढ़ और एक आ जाती है अपनी JNK, जम्मू एंड कश्मीर। इन तीनों रियासतों ने यह कहा कि हम स्वतंत्र रहना है वो चीज समझेंगे। अब हैदराबाद ने तो कहा था कि हम पाकिस्तान जाएंगे, तो इन दोनों ने पाकिस्तान जाने की बात की और इन्होंने स्वतंत्र रहने की बात की। तब हैदराबाद ने कहा कि हम पाकिस्तान की ओर मिलना चाहते हैं, लेकिन भौगोलिक परिवेश के हिसाब से देखा जाए तो इसका पाकिस्तान में जाना कहीं कहीं भारत के लिए एक विकट स्थिति खड़ी कर सकता था। तो उसके संदर्भ में यहाँ पर सैनिक प्रशासन के द्वारा जबरदस्ती निजाम को है वो भारत के विलय पत्र पर हस्ताक्षर करवाए और ये सैनिक सहायता से भारत में मिलाने वाली एक रियासत कहलाएगी। सैनिक सहायता से इसको मिलाया गया था।
सैनिक सहायता से मिलाया। अब जूनागढ़ की भी स्थिति इस तरह से बन रही थी, तो जूनागढ़ में है वो जनमत संग्रह कराया गया। लोगों को कहा गया कि आप भारत में रहना चाहते हो या पाकिस्तान में, तो लोगों ने कहा कि हम भारत में रहना चाहते हैं। तो जूनागढ़ की बात करते हैं तो ये जनमत संग्रह के आधार पर भारत में मिलाई गई रियासत थी। जनमत संग्रह के आधार पर मिलाई गई थी। और जम्मू एंड कश्मीर के उसमें तत्कालिक महाराजा हरि सिंह जो थे, उन्होंने कहा कि मैं स्वतंत्र रहना पसंद करूंगा, तो उन्होंने स्वतंत्र रहने का डिसीजन ले लिया। इस तरह से भारत है वो एक एकता की परिधि में आया और चलते रहा। अगर उसी के संदर्भ में अपन बात करते हैं तो 1956 में 1956 में भाषा के आधार पर एक मांग उठी थी कि भाषा के आधार पर इसको अलग किया जाए। तो उसके लिए एक समिति का गठन किया था, जिसमें उसके अध्यक्ष थे एस के दर साहब, और एस के दर साहब ने है वो भाषा के आधार पर जो समिति बनी थी उसके अध्यक्ष थे एस के दर, और उन्होंने बताया कि ऐसा हो जाना चाहिए कि भाषा के आधार पर इसको अलग अलग किया जा सकता है। तो भाषा के आधार पर कोई राज्य अलग किया गया था, वो सबसे पहले था आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश को अलग किया गया था, और इस तरह से राज्यों का है वो निर्माण होता रहा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं भाग 2 की। भाग 2 राज्यों के संदर्भ में या राज्यों का जो निर्माण जो अलग अलग राज्यों का हुआ उसके लिए पर अलग से डिस्कस कर सकते हैं, इसके साथ में अपन बात नहीं करेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं भाग 2, और भाग 2 है वो नागरिकता से संबंधित है। नागरिकता, सिटीजनशिप जिसको कह सकते हैं, नागरिकता उससे संबंधित है। और इसमें अगर अनुच्छेद की बात की जाती है तो अनुच्छेद 5 से 11 ये है वो नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद माने जाते हैं। अब नागरिकता क्या होती है? तो नागरिकता का मतलब होता है कि किसी भी देश का नागरिक और देश का सभी लाभ उसको मिलता रहे, जिसमें अपन बात कर सकते हैं मौलिक अधिकार, कर्तव्य या देश की संरचना के जुड़े जो भी भाग होते हैं, सभी का लाभ लेने का वो उत्तराधिकारी हो, वो लाभ ले सकता है, अपने विचार रख सकता है, अपनी राय दे सकता है। वो सभी के सभी जो कंसेप्ट है वो नागरिकता से जुड़े रहते हैं। ये भाग 2 से संबंधित माना जा सकता है। और नागरिक कौन है? तो ऐसा व्यक्ति जिसका जन्म भारत में हुआ हो वो भारत का नागरिक माना जाएगा, भारत का मूल निवासी हो, ठीक है, या फिर 5 वर्ष से अधिक भारत में रह रहा हो और उसने भारत की नागरिकता ग्रहण कर ली हो, ऐसे व्यक्ति को है वो भारत का नागरिक माना जा सकता है। ठीक है, लेकिन इसमें समय समय पर कई बार है वो चेंजेस होते रहे, नियम लागू होते हैं। वर्तमान में नागरिकता अधिनियम 1955 है वो लागू किया गया था पहली बार। नागरिकता अधिनियम 1955 में लागू किया गया था, जिसके तहत ऐसा व्यक्ति भारत का नागरिक हो सकता है जो भारत का मूल निवासी हो। भारत का मूल निवासी हो। मूल निवासी से तात्पर्य यह है कि उस व्यक्ति के माता पिता इनका संबंध है वो भारत से हो, ऐसे व्यक्ति को मूल निवासी के संदर्भ में माना जाता है, तो मूल निवासी हो। या ये भी कह सकते हैं कि ऐसा व्यक्ति जिसका स्वयं का जन्म भारत में नहीं हुआ है लेकिन उनके माता या पिता इनका जन्म भारत में हुआ है, वो भी इसी में माना जाता है। कई बार कैसे हो सकता है कि रोजगार के सिलसिले में कोई व्यक्ति को परिवार भारत से बाहर रह रहा है लेकिन उनके माता पिता दोनों का संबंध यहाँ है, तो उनके बच्चे भी वो भारत के नागरिक कहलाएंगे। माता पिता का संबंध भारत से हो, माता पिता का संबंध भारत से हो, ये भी भारत से हो, ये भी नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत है वो आएगा। या ऐसा कह सकते हैं कि जब 1955 से पूर्व संविधान लागू नहीं हुआ था और संविधान लागू नहीं होने से पूर्व जो 5 साल से भारत में रह रहा हो वो भी भारत का नागरिक हो सकता है। तो संविधान लागू नहीं होने से पूर्व पांच वर्ष से भारत में रह रहा हो,
संविधान लागू नहीं होने से पूर्व 5 वर्ष से भारत में रह रहा है, वो भी हो सकता है। या फिर ऐसा व्यक्ति जो भारत मूल का हो लेकिन विदेश में रह रहा है, वो भी भारत के नागरिक के संबंध में माना जाएगा। इस तरह से भारतीय के संदर्भ में बात की जाती है। अब अगर अपन आर्टिकल के संदर्भ में देखते हैं तो आर्टिकल 6 अनुच्छेद 6 और अनुच्छेद 6 ये नागरिकता के संदर्भ में ही बात कर रहा है। वो ये कह रहा है कि कोई ऐसा व्यक्ति संविधान के लागू होने से पूर्व पाकिस्तान से संबंधित था, या ये कह सकते हैं कि वो पाकिस्तान चला गया है लेकिन उसके माता पिता का संबंध भारत से है और वापस वो भारत में आ गया है और 6 माह से कम भारत में रह रहा है, तो भारत का नागरिक हो सकता है। यानी कोई भी देश आजाद होने से पहले वो भारत में था, विभाजन के समय पाकिस्तान में चला गया और वापस है वो यहाँ पर आ गया है, भारत में आ गया है, तो भारत का नागरिक है। ठीक है, तो ऐसे व्यक्तियों को आर्टिकल 6 के तहत माना जाता है। यानी इसको अपन इस तरह से लिख सकते हैं, संविधान से पूर्व पाकिस्तान प्रवास एवं पुनः भारत आगमन तो भारत के नागरिक के संदर्भ में माना जाएगा। आर्टिकल 7 ये कह रहा है कि ऐसे व्यक्ति जो भारत के थे लेकिन विभाजन के बाद पाकिस्तान चले गए और वापस परमिट के द्वारा परमिशन से भारत में रह रहे हैं, तो वो आर्टिकल 7 के संदर्भ में माने जाएगी। यानी विभाजन के साथ पाकिस्तान चले गए लेकिन परमिट के द्वारा, लेकिन पुनः परमिशन कह सकते हैं जिसको, परमिट द्वारा भारत में निवास, तो ऐसे व्यक्तियों को आर्टिकल 7 के संदर्भ में नागरिकता की बात की जा सकती है, या भारत लौट आए तो नागरिकता की बात की जा सकती है। आर्टिकल ये 8 कहता है कि कोई ऐसा व्यक्ति, ऐसा परिवार जो रोजगार के सिलसिले में, काम के सिलसिले में, नौकरी के सिलसिले में किसी कारण से भारत से बाहर रह रहा है, विदेश में रह रहा है, लेकिन उसने विदेश की नागरिकता ग्रहण नहीं की है, तो वो भारत का नागरिक माना जाएगा। वो भारत का ही माना जाएगा चाहे वो कहीं पर भी रह रहा हो। तो इसमें कुछ ज्यादा नहीं है। रोजगार के सिलसिले में, रोजगार या अन्य कार्य की वजह से विदेश में रह रहा हो लेकिन निवासी भारत का माना जाएगा। कई बार है जो व्यक्ति है वो निवास के सिलसिले में लंबे समय तक अपने देश से बाहर चला जाता है लेकिन फिर भी वहां की नागरिकता ग्रहण नहीं करता है, तो वो भारत का नागरिक ही माना जाएगा। उसको भारत के सारे अधिकार है वो उसको स्वतः रूप से मिलते रहते हैं। लेकिन आर्टिकल 9 ये कहता है कि अगर वो विदेश में रह रहा है और रहते रहते उसका मन वहीं लग गया और वहां की उसने नागरिकता हासिल कर दी, वहां का सदस्य बन जाता है और जैसे ही वहां विदेशी नागरिक बन जाता है तो भारत की नागरिकता उसके स्वतः ही समाप्त मानी जाएगी। यानी ये कह सकते हैं कि विदेशी नागरिकता ग्रहण करने पर यहाँ की नागरिकता समाप्त मानी जाएगी। विदेशी नागरिकता ग्रहण करने पर भारत की नागरिकता स्वतः समाप्त। समाप्त। तो इस तरह से भारत की नागरिकता को है वो छोड़ा जा सकता है, बाकी सामान्य स्थिति में भारत की नागरिकता है वो नहीं छोड़ा जा सकता है। अब आर्टिकल 10 ये कह रहा है कि भारत का कोई नागरिक है
और भारत के नागरिक का जो अधिकार है वो संसद के अधिकार के या संसद के नियमों के अलावा उसके किसी भी अधिकार को छीना नहीं जा सकता। यानी जो भारत के नागरिकों को जन्म से अधिकार मिलते हैं, जैसे हम बात करते हैं मौलिक अधिकार, तो मौलिक अधिकार है वो एक जन्म से मिले हुए हैं, उसके लिए उसको कोई भी एक अलग से परमिशन लेने की, लेटर लेने की या किसी से आज्ञा लेने की जरूरत नहीं होती है, तो वो उसको जन्म से मिले होते हैं। लेकिन आर्टिकल 10 ये कहता है कि कोई ऐसा भारत का नागरिक जिसकी नागरिकता के संबंध में, उसके विचारों के संबंध में संसद कोई विधि बनाती है या कोई नियम बनाती है, तभी उसके नागरिकता के संदर्भ में उस अधिकारों को छीना जा सकता है। सामान्य स्थिति में उसके अधिकारों को छीना नहीं जा सकता। या ये अपन कह सकते हैं कि कोई व्यक्ति ऐसा हो जाए जो अपने ही देश के खिलाफ काम करने लग जाता है, जैसे जासूसी करने लग जाता है और अपने देश की जासूसी, अपने देश की बातें हैं वो कहीं दूसरे देशों के साथ साझा कर रहा है, एक जासूस का काम कर रहा है, ऐसी स्थिति में उसकी नागरिकता के संबंध में संदेह पैदा किया जा सकता है। तो ऐसा है वो अनुच्छेद 10 के अंतर्गत कहा गया है। अनुच्छेद 10 के अंतर्गत कहा गया संसद या विधि द्वारा, संसद या विधि द्वारा नागरिकता का लोप किया जा सकता है। छीना जा सकता है। जैसे किसी व्यक्ति ने ऐसा कोई शर्मसार कार्य कर दिया जिसकी वजह से देश की जो मान सम्मान और अखंडता में नुकसान हो रहा है, तो उसके संदर्भ में उसको कोई सजा है वो दी जा सकती है। तो वो आर्टिकल 10 का है वो नियम माना जाएगा, 10 के संदर्भ में माना जा सकता है। बाकी उसके अलावा किसी भी तरीके से उसकी है वो मान्यता छीनी नहीं जा सकती है। और आर्टिकल ये कहता है कि संसद के संबंध में, नागरिकता के संबंध में उसको है वो अधिकार है वो रहेंगे, वो अपने अधिकारों के संदर्भ में बात करेगा। संसद को भारत की नागरिकता के संबंध में शक्ति दी गई है। तो संसद सर्वोपरि है और संसद को नागरिकता के संदर्भ में शक्ति दी गई है, भारत की नागरिकता के संदर्भ में। आर्टिकल 11 ये कहता है कि संसद है वो सर्वोपरि है, सर्वशक्तिमान है, वो चाहे तो नागरिकता के नियमों में कुछ शिथिलता प्रदान कर सकती हैं, नियमों में कोई बदलाव कर सकती हैं, ताकि कोई अन्य पड़ोसी देशों के जो नागरिक हैं और वो भारत आने के इच्छुक है या फिर अपने धर्म के अनुसार उसको अगर भारत में आने का मौका दिया जाता है तो उसकी नागरिकता के संबंध में विचार करने का जो मौका है वो संसद के पास है, आम व्यक्ति के पास नहीं है, किसी और व्यक्ति के पास नहीं है। इस तरह से नागरिकता की बात की जा सकती है। कुछ ऐसे फैक्ट भी हैं नागरिकता के संबंध में, जैसे कोई व्यक्ति भारत का नागरिक है और काम के सिलसिले में, रोजगार के सिलसिले में विदेश में रह रहा है और वहां पर विवाह कर लेता है और विवाह करने के बाद वहां की जो महिला है वो वहां की नागरिकता ग्रहण नहीं करती है। ऐसी स्थिति में केवल स्वयं है वो अपने देश का नागरिक माना जाएगा, वो महिला उसी देश की नागरिक मानी जाएगी, लेकिन उन दोनों से उत्पन्न कोई संतान है वो भारत की मानी जाएगी। इस तरह की व्यवस्था भी अपने देश में है, वो दी हुई है। कोई व्यक्ति विदेशी महिला से विवाह करके भारत में आता है या विदेशी महिला विवाह करके भारत में आती है और भारत के नियमानुसार 5 साल रहने के बाद वो भारत की नागरिकता ग्रहण कर सकती हैं। कोई भारत की महिला विदेशी पुरुष से शादी करके चली जाती हैं और वहां की नागरिकता ग्रहण कर लेती हैं तो भारत की नागरिकता है वो स्वतः ही समाप्त हो जाती है। इस तरह से नागरिकता का है वो संबंध में रहता है। कई बार ऐसा प्रश्न भी बनता है कि कोई कपल या कह सकते हैं पति पत्नी, वो दोनों भारत के नागरिक हैं और विदेशों में रह रहे हैं और विदेशों में उनके साथ संतान भी हैं जो भारतीय नागरिकता के रूप में है और वहां रह के वो विदेश की नागरिकता ग्रहण कर लेते हैं, तो केवल उन दोनों की नागरिकता ही ग्रहण मानी जाएगी। वो बच्चा 18 साल का जब तक नहीं होता है तब तक भारत का नागरिक है, उसके बाद वो चाहे तो उस देश की नागरिकता ग्रहण करे, चाहे तो भारत की नागरिकता ही बना रह सकता है। तो इस संदर्भ में बहुत सारा है वो नागरिकता के संदर्भ में है वो परिवर्तन होता रहता है। हाल ही में अगर अपन देखते हैं तो विदेशी भारतीय नागरिकता के संबंध में 2015 में एक नया नियम लागू किया है, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015। नागरिकता अधिनियम संशोधन
2015, यानी 2015 में नागरिकता के संदर्भ में एक नया अमेंडमेंट लाया गया जिसमें ये बातें सारी की सारी बताई है कि कौन व्यक्ति है वो भारत का हो सकता है, भारत का नहीं हो सकता। तो उसके संबंध में मैंने जो बात बताई है वही है कि ऐसा व्यक्ति जो भारत का है वो भारत का रहेगा, चाहे वो विदेश में नौकरी कर रहा है और वापस यहाँ आ रहा है। नौकरी करने के दरमियान उसका जो नियमावधि होती है, अगर वहां की नागरिकता ग्रहण करता है तो भारत का नागरिक नहीं है। वहां पर विवाह करता है और वो महिला भारत में नहीं आती है या भारत की नागरिकता ग्रहण नहीं करती है तो भारत की नागरिक कतिपय नहीं होगी, लेकिन उससे उत्पन्न जो संतान है वो भारत की मानी जाएगी। कोई भी महिला, विदेशी महिला, वो भारत में शादी करती हैं या भारतीय किसी पुरुष से शादी करती हैं तो भारत की नागरिकता के संदर्भ में उस पर विचार किया जा सकता है। उसको 5 साल रहना यहाँ पर आवश्यक रहेगा। ये समय समय पर है वो नियम है वो परिवर्तित किए जाते हैं और ऐसी स्थिति में नागरिकता पर है वो बात की जा सकती है। तो आज का टॉपिक अपन यहीं समाप्त करते हैं। आगे अपन बात करेंगे मौलिक अधिकारों पर। धन्यवाद।